जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान जो कबूलनामा किया है उसने साफ कर दिया है कि इस हत्या के पीछे कौन है। पुलिस और 4 राज्यों की क्राइम ब्रांच दोस्तों इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिरकार इस किलिंग का मास्टरमाइंड कौन है। क्या इसमें पश्चिम बंगाल के नेताओं की मिलीभगत रही है, और अगर रही है तो फिर क्या वो नेता तृणमूल कांग्रेस से हैं, और अगर हैं तो फिर क्या उनका किसी भी तरीके से ताल्लुकात टीएमसी के उच्च नेतृत्व यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से है। अब दोस्तों ये सवाल इसलिए उठ खड़े हो रहे हैं क्योंकि आरोपियों का जो ताजा कबूलनामा सामने आया है, जब उनकी चूड़ियां टाइट की गई, जब उनको इंटेरोगेट किया तो उन्होंने ऐसा कबूलनामा किया है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या इस कबूलनामे के बाद में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दबोचे जाने वाले हैं? क्या इस केस में टीएमसी के नेता बहुत लंबा नपने वाले हैं? क्या इस हत्या का आदेश किसी बड़े नेता की तरफ से दिया गया था, और जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो आखिरकार आया कहां से? आज इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों लगभग मैं आपको इस रिपोर्ट में देने वाला हूं, और इस खबर की ताजा अपडेट के आधार पर सब कुछ हम जानेंगे कि कैसे अब इस केस में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। दरअसल अब जो इस केस में नए खुलासे हुए हैं उसने अब इस कांड में बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल एंगल और टीएमसी के उच्च नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बंगाल की जमीन पर एक ऐसी खूनी साजिश रची गई जिसने 4 राज्यों के अपराधियों को एक धागे में जोड़ दिया है। मामला है चंद्रनाथ रथ की हत्या का, जिसके लिए करोड़ों रुपए की सुपारी दी गई, और कत्ल का पूरा ऑपरेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल होता रहा। शूटरों को हर पल लोकेशन अपडेट मिलती रही, जबकि पर्दे के पीछे बैठा क्राइम सिंडिकेट मौत का पूरा खेल रचता रहा। आखिर कौन थे इस हाईटेक मर्डर प्लान के मास्टरमाइंड, और कैसे 4 राज्यों के गैंगस्टर्स ने मिलकर इस पूरी की पूरी खूनी साजिश को जो है रचा था। इस कहानी को हमें सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा, तभी हम ये समझ पाएंगे कि इसके तार कैसे राजनीतिक घरानों से, कैसे राजनेताओं से लिंक कर रहे हैं। कोलकाता से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मौजूद है मध्यम ग्राम का शैलेशपाड़ा इलाका, जहां पर बुधवार यानी कि 6 मई की रात को कातिलों ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। इस केस की तफ्तीश अपने हाथ में लेने के बाद में सीबीआई की टीम अब 2 बार मौकाए वारदात का जायजा ले चुकी है, क्योंकि हर एक एंगल को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में कैसे भी करके कुछ तो निकल करके आए। ब्लड स्टेन यानी खून के धब्बों और बैलिस्टिक एविडेंस कलेक्ट करने से लेकर के सीन ऑफ क्राइम के एक इंच की मैपिंग करके पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर चुकी है। फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट जैसे जो फिजिकल एविडेंसेस हैं उनको भी जुटाया गया है। उधर राज सिंह, मयंकराज मिश्र और विक्की मौर्य की सूरत में सीबीआई के पास में इस केस के 3 शूटर्स तो खैर पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में अगर अब कुछ बाकी है तो वो है पूरे शूटआउट की कहानी को समझना और इस मास्टरमाइंड तक पहुंचना, जिसने चंद्रनाथ रथ के कत्ल की साजिश रची और सुपारी भी दी थी। जाहिर है इसके बाद ही सीबीआई चंद्रनाथ रथ की हत्या की असली वजह यानी कि मोटिव पर से पर्दा उठा पाएगी। लेकिन दोस्तों अब तक की तफ्तीश में ही इस केस को लेकर के सीबीआई को कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं, इंटेरोगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजों का खुलासा हुआ है जो कम चौंकाने वाला नहीं है। भले ही इस केस का कनेक्शन फिलहाल यूपी, बिहार और झारखंड तक से जुड़ता नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रनाथ का दुश्मन कोई दूर बैठा शख्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि ये खुद इंटेरोगेशन के दौरान इन आरोपियों ने कबूला है। इसलिए मैंने कहा कि चंद्रनाथ रथ का दुश्मन कोई दूर बैठा शख्स नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम का ही एक लोकल आदमी है जिसने उनके नाम की सुपारी दी थी। अब अगर इसके पीछे लोकल शख्स का जिक्र किया जा रहा है और किसी और का हाथ हो तो वो सच तफ्तीश में सामने आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर से गिरफ्तार मयंकराज मिश्र और विक्की मौर्य ने इंटेरोगेशन के दौरान यह कबूल कर लिया है कि उन्हें जिसने भी चंद्रनाथ के कत्ल की सुपारी दी थी वो शख्स मध्यम ग्राम का ही है, यानी कि सीधे सीधे पश्चिम बंगाल का ही है, कोलकाता के पास का ही रहने वाला है।
इस आदमी ने पहले चंद्रनाथ की लोकेशन साझा की, शूटरों की मदद की और फिर इसी आदमी ने सिग्नल ऐप पर कत्ल का ऑर्डर भी दिया था। यानी कि जो मध्यम ग्राम का रहने वाला है उसने ही कत्ल की पूरी पटकथा रची। फिलहाल सीबीआई मध्यम ग्राम के इस शख्स की तलाश में जुटी है ताकि बाकी कड़ियों को जोड़ा जा सके। असल में शूटर्स की शक्ल में सीबीआई के हाथ इस केस के 3 अहम कड़ी जरूर लगे हैं, लेकिन यह भी सही है कि इस मर्डर केस को लेकर के तीनों को A to Z सारी जानकारी नहीं है। कम से कम तीनों में से अब तक हुई पूछताछ के बाद तो कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। बहुत मुमकिन है कि कत्ल की साजिश रचने वाला शख्स ने भी अपने बारे में पहले से कम जानकारी शेयर की हो, ताकि वो मामले की सीक्रेसी बनाए रखने के साथ साथ खुद को कानून की नजरों से भी छुपाए रख सके। इसलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के लिए अब साजिश की तह तक पहुंचने के लिए डिजिटल एविडेंस एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, बात जब डिजिटल एविडेंस की चल रही है तो बक्सर के शूटर मयंक राज मिश्र के बारे में बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि जिसने भी कत्ल की सुपारी दी, जिसने भी ये कत्ल करवाया है, वो कोलकाता से महज 20 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। लेकिन अब मयंक राज मिश्र के बारे में कुछ अहम तथ्य आपके साथ में साझा करता हूं। सीबीआई के मुताबिक शूटआउट को अंजाम देने के लिए इस केस के मास्टरमाइंड ने मयंक राज मिश्र को ही फंड मैनेजर के तौर पर चुना था। असल में बक्सर से लेकर के उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल पहुंचने तक ये मयंक ही था जिसने पूरे रास्ते में पड़ने वाले सभी टोल नाकों पर अपने मोबाइल से यूपीआई पेमेंट किया। बंगाल की पुलिस ने हावड़ा के बाली टोल गेट पर किए गए यूपीआई पेमेंट को ट्रैक करते हुए ही शूटरों को दबोचा था। लेकिन अब जानकारी मिली है कि शूटरों ने सिर्फ बाली टोल गेट पर नहीं बल्कि पूरे रास्ते के तमाम टोल नाकों पर यूपीआई के जरिए पेमेंट की थी और इस यूपीआई का जो ओनर है वो मयंक राज मिश्र ही था। जाहिर है कि मयंक को इसके लिए पैसे दिए गए थे जिन्हें वो अपने अकाउंट में रख करके यूज कर रहा था। सूत्रों का दावा है कि चंद्रनाथ के कत्ल की साजिश कोई आनन फानन में नहीं रची गई, बल्कि इसके लिए काम महीने भर से लगातार चल रहा था और महीने भर से भी ज्यादा का इसमें समय इन्वेस्ट हो सकता है, इस तरीके का अंदेशा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को है। तकरीबन महीने भर से तो चंद्रनाथ की तस्वीरें और पल पल की लोकेशन किराए के कातलों को शेयर की जाती रही थी ताकि वो टारगेट को अच्छी तरीके से पहचानने के साथ साथ उसके मूवमेंट को भी ठीक तरीके से समझ ले। मसलन वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, घर से कब निकलते हैं, कहां जाते हैं, कब लौटते हैं, वगैरह वगैरह। शूटर्स बंगाल चुनाव के दौरान ही एक बार चंद्रनाथ रथ के काफी करीब जा चुके हैं। इरादा उन्हें सेकेंड फेज के चुनाव से पहले ही टारगेट करने का था, लेकिन पूरे राज्य में मौजूद चुनावी भीड़ और भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते शूटर्स को तब यह प्लान टालना पड़ा। यह इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अभी तक की इंटरोगेशन के आधार पर ये जो तमाम खबरें हैं ये आई हैं कि पहले ही ये हत्या करने का प्लान था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस प्लान को हल्का सा पोस्टपोन करना पड़ा। सीबीआई से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पूरे काम को अंजाम देने में कम से कम 1 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज्यादा की रकम लगाई गई है। इसमें तकरीबन 70 लाख रुपए तो सुपारी के तौर पर ही दिए गए। इसके अलावा बाकी के खर्चे भी थे। शूटर्स के पास में ग्लॉक कम से कम 2 ग्लॉक 47X लेवल के पिस्टल होने की बात सामने आई है। कुछ चश्मदीदों ने तो यहां तक दावा किया कि एक शूटर एक ही हथियार से लगातार नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहा था और ऐसी फायरिंग बेहद ही सफोस्टिकेटेड जो वेपन्स होते हैं, जो सफोस्टिकेटेड जो हथियार होते हैं उनसे ही की जा सकती है। किसी देसी कट्टे का तो यह काम नहीं है। वैसे भी जो क्राइम सिंडिकेट इतने बड़े आदमी को टारगेट कर रहा हो उसका नेक्सस 4 या फिर उससे भी ज्यादा राज्यों से जुड़ा हो, उसके शूटर किसी भी काम चलाऊ हथियार से तो गोलियां चलाएंगे नहीं। ऐसे हथियारों के बारे में कहा जा सकता है कि ये ब्लैक मार्केट में कम से कम 10 लाख रुपए तक तो मिलते ही हैं। इस हिसाब से भी देखें तो रकम आसानी से 90 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। फिर इसके अलावा गाड़ी और बाइकों का इंतजाम करना, उनके लिए बिल्कुल असली से दिखाने वाले फेक नंबर जो प्लेट है उनका जुगाड़ करना, चेचिस नंबर तक घिस देना, महीने भर से भी ज्यादा समय से टारगेट का पीछा करना, इन कामों में भी बड़े पैमाने पर पैसा लगता है। तफ्तीश के दौरान शूटआउट में इस्तेमाल की गई निसान माइक्रा कार के बारे में भी जानकारी काफी हद तक अब साफ हो चुकी है।
यानी कि एक एक करके इस मामले की जो गुत्थियां हैं वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जोड़ती जा रही हैं और इस रिपोर्ट में मैं आपको ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। खबरों के मुताबिक इस कार का इंतजाम केस से जुड़े बक्सर का शूटर मयंकराज मिश्र ने ही किया था। हालांकि कार बिहार की नहीं है बल्कि झारखंड की बताई जाती है, जिसे पहले लिफ्ट किया गया और फिर इस काम में यूज किया गया। इस तरीके से इस केस का कनेक्शन अब तक बंगाल के बाहर यूपी, बिहार और झारखंड से भी जुड़ता नजर आया। यह कहा जा रहा है कि शूटआउट के नेटवर्क के इसी फैलाव को देखते हुए ही बंगाल सरकार ने इस केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया ताकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्यादा तेजी से हो सके। सेंट्रल एजेंसी के तौर पर वो खुलकर के इस मामले की तफ्तीश कर सके। कुछ इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने दोस्तों 8 ऑफिसर्स की एक ऐसी एसआईटी बनाई है जिसमें सभी राज्यों के अफसरों को शामिल किया गया है। यानी कि इसमें जब बहुत सारे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो स्टेट की पुलिस उतने बड़े पैमाने पर इतनी तेजी से काम नहीं कर सकती, तो एक ऐसी 8 अफसरों की टीम बनाई गई जिसमें कई राज्यों के लोग इन्वॉल्व हों, जिसमें सबसे ऊपर नई दिल्ली से सीबीआई के डीआईजी पंकज कुमार सिंह का नाम है, जबकि इसके बाद में नई दिल्ली से ही 2 एसपी सुभाष चंद्र कुंडू और अनिल कुमार यादव का नाम है, जबकि अगला नाम झारखंड के धनबाद डीसीपी विकास पाठक का है। इसके बाद में पटना और रांची के डीएसपी अमित कुमार और कुलदीप हैं, जबकि लखनऊ के सीबीआई इंस्पेक्टर विवेक श्रीवास्तव को भी इस टीम में रखा गया है। ये दोस्तों जो टीम है इसका गठन यह बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर सरकार ने अब इस मामले में इन जो कातिल हैं, जो मास्टरमाइंड है, उनको दबोचने का खाका तैयार किया। कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं, मास्टरमाइंड बचा है। यह ऑर्डर बताता है कि इस टीम की तरफ से की जाने वाली जांच का जो सुपरविजन है वो कोलकाता के ज्वाइंट डायरेक्टर करेंगे, जो जरूरत पड़ने में इस टीम में और भी अफसरों को शामिल करने का जो फैसला है वो कर सकते हैं। अब तक यह सामने आ चुका है कि इन सीसीटीवी फुटेज के अलावा तफ्तीश में कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई के हाथ में लग चुके हैं, जिससे शूटआउट को अंजाम देने का पूरा जो सीक्वेंस है वो काफी हद तक क्लियर होता दिख रहा है। इन फुटेज के मुताबिक मयंकराज मिश्र ही इस निसान माइक्रा कार को लेकर के चला था। कत्ल से पहले वो बंगाल पहुंचने के बाद में जशोर रोड इलाके में बिराटी मोड़ के पास में इस गाड़ी से उतरता दिखता है, जिसके बाद में यह कार बारासात के 11 नंबर रेलवे फाटक के पास में पहुंचाई जाती है, जहां पर एक दुकान के सामने कार कत्ल वाले दिन शाम 4:05 से जो है 6:55 तक खड़ी रहती है। यानी कि अपने टारगेट का एक तरीके से इंतजार किया जाता है, क्योंकि समय और जगह सब कुछ पहले से ही उस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तय था। जिसके बाद में कातिल कार को लेकर के आगे निकल गए। अब चूंकि इस केस के 3 शूटर पुलिस के हाथ लग चुके हैं, शूटआउट के बाद में इन तीनों के साथ साथ बाकी के शूटरों के भागने का जो रूट मैप है वो भी काफी हद तक क्लियर हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद में दोहड़िया इलाके से शूटर अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन इसके बाद सभी के सभी फिर से रात तकरीबन 11 बजे सियालदह स्टेशन पर इकट्ठा हुए और वहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। यानी कि पूरा का पूरा जो खाका था उसको अंजाम दे करके ये लोग अपने रास्तों पर वापस लौट गए और उसके बाद में इन्हें यह लगा कि अब इनको दबोचा नहीं जाएगा। लेकिन जो यूपीआई ट्रांजैक्शन और जो टोल नाके पर जो इन्होंने पेमेंट की है उसके जो डिजिटल एविडेंसेस हैं उन्होंने इस पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझा दिया है। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों अब यह है कि इंटेरोगेशन के दौरान इस बात का कबूलनामा करना कि वो शख्स कोलकाता से महज 20 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम का ही है, जो मास्टरमाइंड है, जिसने इनको कत्ल करने की पूरी सुपारी वगैरह दी थी, उसने पूरी साजिश रची थी। तो ऐसे में अब टीएमसी का उच्च नेतृत्व इस मामले में बुरी तरीके से फंसता दिख रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।